हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एचपीएससी और एचएसएससी की स्क्रीनिंग के लिए केमिस्ट्री। इसमें भी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं आइसोमेरिज्म तक। जो नेक्स्ट जो वीडियो है ये, इसमें हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो सबसे पहले जो बॉन्डिंग का कंसेप्ट बताया था वो वर्नर ने बताया था। उसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस रही हैं। सबसे पहले जो लिमिटेशन रही है कि इसने डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ नहीं बताई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और इसने मैग्नेटिक मोमेंट और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो शो करते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके बाद जो थ्योरीज आई थी वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो हमारे जो सिलेबस में है सिर्फ वो दो ही हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और लिगेंड फील्ड थ्योरी है। सिर्फ हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कंसेप्ट है वो हाइब्रिडाइजेशन का ही कंसेप्ट है कि अगर मेटल्स के जो ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे वो n-1d भी हो सकता है, ns और np ऑर्बिटल्स लिगेंड के साथ लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर ns np और nd ऑर्बिटल्स यूज कर सकते हैं तो जो जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो नीचे इस टेबल में दे रखी हैं। तो आप अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वो 4 है तो टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी। कोऑर्डिनेशन 4 में अगर स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2 होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 5 होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ऑक्टाहेड्रल में तो sp3d2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो दो होते हैं इसमें ऑक्टाहेड्रल के भी, d2 sp3 भी हो सकता है और sp3d2 भी हो सकता है। और जो मेन जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दो हैं, sp3 टेट्राहेड्रल और dsp2 स्क्वायर प्लेनर। जो हमें एग्जांपल्स जो याद करने हैं वो डिस्कस करेंगे हम। जो सबसे पहले एग्जांपल जो याद करना है वो हमें CuNH3 पॉजिटिव। जो कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ पेयरिंग शो करेगा। जो अगर कोबाल्ट +2 में होगा तो ये सिर्फ CnCO के साथ पेयरिंग करेगा। अगर कोबाल्ट +3 में होगा, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की, तो वो FCl Br और I के साथ ही ये इसके साथ वीक फील्ड करेंगे, मतलब इसमें पेयरिंग नहीं होगी। और इसके अलावा और कोई भी मतलब लिगेंड प्रेजेंट होगा ना तो उसके साथ इसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो इसमें देखो 3D में जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 3d6 हो गई कोबाल्ट 3 की, कोबाल्ट 3+ में। और 4s जो ऑर्बिटल 4s और 4p वैकेंट है। तो इसमें जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्योंकि ये कोबाल्ट 3+ में है। तो इनमें इसकी पेयरिंग हो जाएगी तीनों की। और इसमें जो ऑर्बिटल्स यूज होंगे वो तो दो तो डी के होंगे और एक एस का होगा और 3 पी के होंगे। तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होगी D2sp3 होगी और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो नीचे लिख रखा है कि CuNH3 किया है, ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है और लो स्पिन पे भी पेड कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें डायमैग्नेटिक मोमेंट है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा है इसको? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स यूज हुआ है ना डी के, वो n-1d यूज हुआ है, ना कि nd। अगर nd यूज होता है ना ऑर्बिटल, मेटल का ऑर्बिटल, तो उसको बोल लेंगे nd वाले को तो बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर n-1d यूज हुआ है ना तो उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो देखो इसमें मेटल के n-1d ये वाले दो ऑर्बिटल्स यहाँ पे यूज हुए हैं, तो ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा वो आपको ये याद करना है आपको, COF6 3-। तो इसमें भी कोबाल्ट किस में है? +3 में है। अगर कोबाल्ट +3 में है और सिर्फ इन तीनों के साथ ही FCl Br के साथ पेयरिंग शो नहीं करेगा, मतलब इसमें इसके साथ पेयरिंग नहीं होगी, सारे लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे, तो n-1d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होंगे। तो इसमें जो पेयरिंग होगी nd ऑर्बिटल्स के साथ होगी, तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो इसमें होगी sp3d2। तो इसमें जो d ऑर्बिटल होंगे वो 4d के यूज़ होंगे, ना कि 3d के यूज़ होंगे। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ ये याद करना है
जो इसमें COF6 3 माइनस में जो होगा वो उसमें D के 4D ऑर्बिटल्स होंगे और इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो sp3d2 यूज़ होगी और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और CONH3 प्लस में इसमें जो हाइब्रिडेशन होगी उसमें D2sp3 होगी, तो दोनों ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो D2sp3 होगी, ये याद रखना है आपको। और जो COF6 रहेगा ये होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये क्योंकि इसमें 4D है, NS है और N के ही P है, मतलब 4D है, 4S है एंड 4P के ऑर्बिटल्स यूज होंगे, तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सिर्फ हमें ये याद करना है। जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें यही पूछा जाएगा कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो CONH3 वाला था उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसमें वो डायमैग्नेटिक था और ये पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो निकल के है, निकल के हमें दोनों याद करें, NiCl4 3 माइनस, सॉरी NiCl4 2 माइनस है, और नेक्स्ट जो है NiCO4 का है। सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन याद करेंगे तो दोनों में जो हाइब्रिडेशन होगी ना वो तो sp3 होगी, टेट्राहेड्रल कैसे होगी वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो Ni का है, निकल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी होगी 3d8 4s0 और 4p0। जब निकल +2 में होगा तब भी ये सेम ही रहेगी, तो इसमें जो लिगेंड जो है वो Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इसमें पेयरिंग नहीं होगी। जो ऑर्बिटल्स यूज होंगे वो 4s और 4p के होंगे, मतलब sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी और सिर्फ 4 ही लिगेंड जुड़ेंगे, मतलब 4 क्लोरीन जुड़ेंगे तो 4 ऑर्बिटल हो गए sp3 के। जो NiCO4 है ना, इसमें CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इसमें ये sp3 ही क्यों शो करता है, इसलिए करता है क्योंकि CO के ऊपर कोई विचार नहीं होता, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, तो निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होता है 3d8 4s2 होता है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन s के है ना वो 3d में आ जाएंगे, तो ये जो 3d10 हो जाएगी कंप्लीट, 3d10 4s0 और 4p0। तो ये दोनों S और P के 4 ऑर्बिटल्स मिलके sp3 हाइब्रिडेशन देंगे, तो इसकी जो हाइब्रिडेशन तो रहेगी sp3, लेकिन ये होगा डायमैग्नेटिक क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ हमें ये याद करना है दोनों में, क्योंकि इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन इसमें NiCl4 2 माइनस में निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, बस दोनों की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम है sp3। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है NiCO4 2 माइनस का है। इसमें भी जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, +2 है तो 3d8 हो गया, 3d8 4s0, लेकिन जो इसमें जो Cn है वो क्या है, Cn जो है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करवाएगा, तो पेयरिंग रहेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 3d वाले ये दोनों पेयर हो जाएंगे, तो टोटल जो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 3d के 4 जो ऑर्बिटल हैं फुली फील्ड होंगे, डायमैग्नेटिक हो गया, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के एक ds ये वाला एक ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा, और ये s का, और यहाँ पे p के 2 ऑर्बिटल्स काउंट होंगे, तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होगी वो होगी dsp2। p के 2 होंगे, एक s का होगा, और d का कौन सा, n-1d, तो ये क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और डायमैग्नेटिक होगा, ये याद रखना है हमें। और इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो dsp2 यानी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, सबसे पहले तो ये कैलकुलेट नहीं किया जाता, लेकिन अब जो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना उतना ही उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा।
ये याद आप कैलकुलेट कर लेना, कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतने उसके उतना ही उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। और इसमें आपको जो याद करना है वो ये है, MnCl6 माइनस FeCx3 माइनस UF6 माइनस, ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं। और इसकी जो हाइब्रेशन वो sp3d2 है। और इसमें पैरामैग्नेटिक कॉरस्पॉन्डिंग जो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पेड़, जो मैग्नीज वाला है, मैग्नीज में 4 हैं, आयरन वाले में 5 हैं, और कोबाल्ट के में भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये याद कर लेना है आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ये है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 2 माइनस इज 5.9, प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। अगर आपके पास मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने लिगेंड है, लिगेंड है 4, 4 के लिए हम 2 हाइब्रिडेशन है, DsP3 और DsP2। ये हो गया कैलकुलेट हमारा, इन दोनों में से एक ज्योमेट्री हो सकती है। DsP2 कब होगा, DsP2 जब होगा जब n-1 d ऑर्बिटल होंगे। लेकिन इसमें जो दे रखा है कि मैग्नीज के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोर में मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होगा कि मतलब इसके n की वैल्यू जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी 5 ही ऑर्बिटल हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो मतलब पूरा का पूरा मतलब d ऑक्युपाइड हो गया टोटल। इसमें मतलब n कोई भी अनपेड प्रेजेंट नहीं है। कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो डी तो n-1 d वाला तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होगी वो sp3 होगी। ठीक है, इसमें हमें ये याद रखना बस, जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगे ना, सिर्फ उतना ही उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या क्या लिमिटेशंस रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। जो सबसे पहले है उसने बहुत सारे एजम्पशंस माने हैं इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, और जो इसने कलर कंपाउंड्स का जो कलर होता है वो एक्सप्लेन नहीं किया। जो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो भी इसने डिस्कस नहीं की। और इसने जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें 2 ज्योमेट्री हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, दोनों को ही एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से कि ये अलग अलग क्यों होती हैं। और इसने ये भी नहीं बताया कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। ये तो हमें बाद में पता चला कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। और इसने मैग्नेटिक मूवमेंट को भी नहीं बताया अच्छे से, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट और जो ये सारे पॉइंट्स हैं वो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे। इसमें पूछा जाएगा आपसे क्या क्या था। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो किस मॉडल के ऊपर डिपेंड है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है। जो इसमें जो बॉन्ड इसने एज्यूम किया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो आयनिक बॉन्ड को एज्यूम किया है इसमें। और लिगेंड को क्या मानना है, लिगेंड को पॉइंट चार्जेस या फिर पॉइंट डाइपोल्स की फॉर्म में से मतलब एज्यूम किया है इसने। और जो मेटल्स के जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना, जब उसको लिगेंड मतलब वो नहीं करता, अप्रोच नहीं करता, तब तक वो सभी की एनर्जी सेम होती है। मतलब सेम का मतलब डीजनरेट होते हैं। जब सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी उनको वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे उनको। जब लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएंगे दोनों अलग अलग। वो कैसे स्प्लिट होंगे तो हम पढ़ेंगे अभी आगे कैसे कैसे स्प्लिट होंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ में। जो कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल में होगा ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 में जो लिगेंड जो मेटल को अप्रोच करता है ना, वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है इसमें, अलोंग द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस नहीं। तो मेटल के पास जो 5 डी ऑर्बिटल हैं, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड DZ स्क्वेयर। जो ये DXY, DYZ एंड DZX है ना, ये तो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। और DX स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर DZ स्क्वेयर ये होते हैं अलोंग द एक्सिस। जब मेटल लिगेंड जब मेटल को अप्रोच करेगा ना, तो जो अलोंग द एक्सिस वाले होते हैं DX स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर DZ स्क्वेयर, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्प्लिट करेंगे, ये तो इनकी एनर्जी ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, तो ये ऊपर चले जाएंगे। और DXY, DYZ एंड DZX की एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये नीचे आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखो,
कैसे स्प्लिट करेंगे ये करेंगे। देखो सबसे पहले जो मेटल है, जब मेटल के पास कोई भी लिगेंड नहीं है तो उसकी एनर्जी होगी ये। जब मेटल के पास लिगेंड प्रेजेंट है, स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट हो गए ना, मतलब लिगेंड्स जो कवर करेंगे मेटल को, वो मतलब इक्वल टोटल जो मतलब अच्छे से इसको कवर करेंगे, तो उसकी जो एनर्जी होगी ना वो मतलब फ्री आयन की फॉर्म से उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये याद रखना कि मेटल की जो फ्री आयन की होती है ना उसकी एनर्जी कम होती है, जब लिगेंड उसको अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये इंक्रीज़ होगी यहाँ से। अब उसके बाद अगर लिगेंड उसको अनसिमेट्रिकली मतलब लिगेंड अप्रोच करना करेगा बॉन्डिंग के लिए, तो बॉन्डिंग के लिए अप्रोच करेंगे तो जो dx² - y² की एनर्जी है वो स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि वो अलॉन्ग द एक्सिस है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो उसको बोलेंगे ईजी। अगर dx² dxy एंड dy की एनर्जी कम हो जाएगी तो इसमें 3 ऑर्बिटल हैं तो इनको बोलेंगे T2g। जी का मतलब सिमेट्री से रिलेटेड है ये। और जो स्प्लिटिंग है ना ये T2g और EG के बीच के, इसको बोलेंगे डेल्टा नॉट, इसको बोले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो डेल्टा नोट है वो लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन से लिगेंड। जो अरेंजमेंट है ना, आप ये याद करके चले जाना कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। जितने भी हेलोजेंस है ना वो वीक फील्ड लिगेंड, जैसे IBr Cl F OH2 OH-2 NCS ADTA NH3 EN CN एंड CO। जो मोस्टली पूछे जाएंगे आपको, या तो हेलोजन पूछे जाएंगे या फिर आपसे जो पूछा जाएगा वो है CN CO NH3 के साथ। ये हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये वाले हैं वीक फील्ड लिगेंड। सिर्फ आपको ये याद कर लेना, अगर आपसे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं हो रहा है तो इतना पढ़ लोगे तो भी बहुत है। और जो इस सीरीज़ को बोलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो अरेंजमेंट होगा लिगेंड्स का इन इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, तो उस सीरीज़ को बोलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी थी कि अगर जो डिफरेंस होता है ना वो T2g से कम, मतलब ये जो डिफरेंस होता है ये कम होता है, बल्कि ये ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे तो 3 ऑर्बिटल स्प्लिट करें, ऊपर 2 ऑर्बिटल स्प्लिट करें, तो टोटल जो डिफरेंस 2/5 डेल्टा नोट होगा, ऊपर वाले का होगा 3/5 डेल्टा नोट। तो ये वाला ज़्यादा आएगा और ये वाला कम आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे तब। नेक्स्ट जो है वो है, अगर डेल्टा नोट, एक कंसेप्ट आता है डेल्टा नोट का और पेयरिंग एनर्जी का। कब आएगा? जब अगर D3 तक तो हम फिल कर देंगे, नीचे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे DXY DYZ DZX में, लेकिन ऊपर जब जाएंगे ईजी में, जब D4 हो जाएगा ना, D4 में या तो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन या फिर नीचे आएगा, मतलब पेयरिंग होगी। ये डिपेंड करेगा इस डेल्टा नोट के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? ये डेल्टा नोट, अगर ये डेल्टा नोट, ये जो डिफरेंस है ना ईजी का और T2g का जो डिफरेंस है ना, अगर ये ज़्यादा हुआ तो मतलब पेयरिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो 1 2 3 एंड जो इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ पर ही प्रेजेंट रह जाएगा, इस ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी। अगर डेल्टा नोट कम है, यानी कि ये इतनी है, डेल्टा नोट कम है, तो ये पेयरिंग नहीं होगी, ये ऊपर चला जाएगा ईजी में, जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमें सिर्फ ये याद करना है कि जब डेल्टा नोट 0 मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, जो 4th इलेक्ट्रॉन एंटर होगा ना वो ईजी ऑर्बिटल में एंटर होगा, और जो इसको हम बोलेंगे वो बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे। अगर डेल्टा नोट ज़्यादा होगी ना, डेल्टा नोट ज़्यादा हो तो उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। बस ये याद रखना कि डेल्टा नोट इज़ ग्रेटर देन P, पेयरिंग ज़्यादा होगी तो उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ हमेशा पेयरिंग होगी, ना कि अनपेयर्ड रहेंगे वो। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन में। टेट्राहेड्रल में कैसा होगा? टेट्राहेड्रल में उसका जस्ट अपोजिट करना है आपको, कि जो
लिगेंड के जो अलोंग द एक्सिस वाले होंगे ना वो तो नीचे आ जाएंगे, और इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऊपर उनकी एनर्जी, क्योंकि इसमें जो लिगेंड अप्रोच करता है ना वो इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है। तो हमें सिर्फ याद करना, और जो इस डिस्टेंस को जो बोलेंगे ना, ये डिस्टेंस हो जाएगी डेल्टा टी। उसमें तो बोल रहे थे हम डेल्टा नोट, और इसको बोलेंगे डेल्टा टी। ये याद रखना है हमें। और जो एक जो डिफरेंस जो मेन जो है वो है जो डेल्टा टी हम ग्रेटर देन होता है डेल्टा नोट के। क्यों, कैसे ग्रेटर देन होता है? जो जो रिलेशन है ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नोट, मतलब 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना डेल्टा नोट को, जब हमारे पास डेल्टा टी निकल के आएगा तो हमें मतलब डेल्टा टी ज़्यादा होता है डेल्टा नोट से, हमें ये याद करना है। और जो टीज टेट्राहेड्रल होते हैं ना उसमें जी नहीं लगाते, मतलब टी इसमें T2 जी नहीं लगाते और ईजी भी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना वो स्फेरिकल नहीं होती, मतलब सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं होती, अनसिमेट्रिकल होता है। इसकी वजह से जो जी लगाते हैं ना वो जी सिर्फ हम सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस के लिए लगाते हैं, ना कि अनसिमेट्रिकल के लिए। नेक्स्ट जो है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कलर होगा ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको ऑप्शंस में दे रखा होगा, या तो मतलब सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि इसका कलर कौन सा होगा, या ये मतलब इसका कलर बताओ, ये कभी नहीं पूछेंगे आपसे। तो इसमें जो कलर पूछ लेंगे, कलर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उपयोग होता है तो आपको बताना, उसमें डी ट्रांजिशंस की वजह से कोई भी कंपाउंड है वो कलर देता है। इसमें डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि T2G से EG में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी वजह से कलर देता है हमें। और एग्जांपल में अगर याद कर Ti(S263+) जो होगा ना उसमें 3D1 है। 3D1 किस में किस T2G से EG में ट्रांसफ़र होगा जब वो आपको कलर देगा। सिर्फ ये याद करना है, ये नहीं बताना कि इसका कलर कौन सा होगा, इसका कलर कौन सा होगा, ये हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हमें ये पूछा जा सकता है, जो रूबी होता है ना, रूबी बहुत कॉस्टली वो जो हाथ है नग होता है जो हाथ में पहनते हैं, उसमें जो मेटल प्रेजेंट होता है क्रोमियम 3+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से उसका कलर रेड होता है। मतलब जो इसकी लिमिटेशंस रही हैं वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो लिमिटेशंस है वो है कि एक तो ये पॉइंट चार्ज को इसने एज्यूम क्यों किया, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। और नेक्स्ट जो है डज नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्ट बॉन्डिंग ऑफ मेटल एंड लिगेंड की एग्जैक्ट बॉन्डिंग क्यों नहीं बताता है। जो एग्जैक्ट बॉन्डिंग होती है ना वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है आगे जाके। आप ये क्वेश्चन देख लेना, मतलब ये जो सारे क्वेश्चन है ना ये इस में मतलब दे रखे हैं। आप बुक NCERT बुक अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप इजीली सोल्व कर लोगे इनको। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स की जो बॉन्डिंग होती है ना आपको क्या क्या याद करना है इसमें। जो NiCO4 की होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, और FeCO की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, CrCO6 की ऑक्टाहेड्रल। ये हमें सीधा ही याद हो जाएगा। अगर 4 हैं NiCO4 में, अगर 4 मतलब लिगेंड प्रेजेंट है तो टेट्राहेड्रल होगी, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगी CrCO3। अब जो मेन जो 2 चीज़ें वो याद करने की वो ये हैं Mn2CO10। तो इसमें ये पूछा जाएगा कि कार्बोनिल ब्रीजिंग पर कितने प्रेजेंट है, लेकिन Mn2CO10 में एक भी कार्बोनिल ब्रीजिंग पर प्रेजेंट नहीं है। हमें सारे के सारे कार्बोनिल टर्मिनल कार्बोनिल्स हैं। और जो CO2CO8 है ना इसमें 2 कार्बोनिल मतलब ब्रीजिंग पर प्रेजेंट है, ये वाले 2 कार्बोनिल। और जो 6 कार्बोनिल है ना वो टर्मिनल पर है, 2 ब्रीजिंग के ऊपर प्रेजेंट है। ये याद करने के सिर्फ आपको ये 2 याद कर लोगे ना तो भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ इनमें से ही पूछ सकते हैं कि इन दो में से कौन सा ब्रीजिंग पर प्रेजेंट है, किसमें ब्रीजिंग पर प्रेजेंट नहीं है। अगर इसका कंसेप्ट देखें तो जो मैग्नीज का साइज बड़ा होता है कोबाल्ट से, तो साइज में बड़ा होने की वजह से जो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ना तो इसमें ब्रीजिंग पर प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन इसका साइज छोटा होता है, इसमें इतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी तो इसमें कार्बोनिल्स ब्रीजिंग के ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें बॉन्डिंग जो मेटल कार्बोनिल्स की जो बॉन्डिंग होती है ना वो इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, ये याद कर लेना। में भी पूछा जा सकता है कि मेटल कार्बोनिल्स में जो बॉन्डिंग इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। तो इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो कार्बोनिल लिगेंड है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा मेटल के d ऑर्बिटल्स में और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है ना वो मेटल पर ज़्यादा हो जाएगी तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र कर देगा, तो इससे ये बनाएगा पाई बॉन्ड। तो इसमें जो मतलब
मेटल और कार्बोनिल के बाद सिग्मा और दोनों पाई बॉन्ड बन रहे ना, इस इफेक्ट को बोल देंगे सिनर्जेटिक इफेक्ट, और इस बॉन्डिंग को बोलेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग। बस इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब हार्डनेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, ईडीटी वगैरह यूज़ करते हैं। और केमिकल एनालिसिस में क्वालिटेटिव और क्वांटिटी एनालिसिस दोनों में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी हम इसमें ये भी है कि जो जो मेटल्स मतलब यूज़ होते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो ये देख लेना आप। हीमोग्लोबिन में तो आयरन होगा, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 में उसमें प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो पूछ लेंगे आपसे, कौन सा होता है, RHPH3 थ्राइस RHCl, मतलब रोडियम इसमें कैटलिस्ट होता है। बस इसमें ये पूछ लेंगे सिस्प्लेटिन वगैरह कि इसमें कैंसर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और तो कुछ नहीं है इसमें। ये कंप्लीट हो गई आपकी कोऑर्डिनेशन की यूनिट। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरी वीडियो को। थैंक यू।